गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर क्वांटम नंबर्स और चुटकियों में हम लोग सीख जाएंगे क्वांटम नंबर कैसे हैं हम फाइंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे वहाँ पर आप लोगों के लोकल एग्जाम्स हो 11th क्लास के अंदर, ये पर्टिकुलर टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन हैं वो जनरली है वो पूछे जाते हैं। तो आज हम फटाफट से सीख लेते हैं क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्या इनसे मतलब किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इनसे पता चलती हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लगा देती हूँ क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स पर जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे क्वांटम नंबर्स जो दे रखे हैं वो हैं N, L, M और S। तो यहाँ पर अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की, जैसे इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पर कहाँ बैठा होगा, एक एटम के अंदर ये जो शेल्स हैं बने हुए वो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी है वो बैठा हुआ हो सकता है। अब यहाँ पर ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों को जो प्रीवियस जो मैंने बताया है वीडियो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी पहले आपको देखना है जिससे आपको पता चल सके कि भाई शेल्स क्या है, सब शेल्स क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है। तो थोड़ा बहुत आइडिया लेकर फिर आप इस वीडियो पर आइए। अब यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन है बैठा हुआ है, ये K है, ये L है, ये M है और ये N है। तो यहाँ पर अगर मैंने जैसे यहाँ पर सेकंड शेल के अंदर इसको बैठा रखा है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सेकंड शेल के अंदर बैठा हुआ है तो वहाँ पर फर्दर डिवीजन होंगे, सब शेल्स भी होंगे, सब शेल्स के बाद में ऑर्बिटल्स भी होंगे। इस तरीके से फर्दर है वो डिवाइड है वो डिवीजन है वो वहाँ पर होगा। तो अगर यहाँ पर इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है वो बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है और जैसे सपोज कोटा चला गया वो पढ़ने के लिए और वहाँ पर उसको कोई दूसरा पर्सन है वो मिला, उसने उस पर्टिकुलर पर्सन ने पूछा कि भाई तुम कहाँ से हो, तो उसने बोला कि भाई मैं वहाँ पर भीलवाड़ा से हूँ। तो भीलवाड़ा उसका जगह हो गया वहाँ पर, और उसके बाद में फिर उससे पूछा कि भाई और भीलवाड़ा में कहाँ से, तो फिर वहाँ पर उसने बताया कि भाई मेरा ये पर्टिकुलर जैसे शास्त्री नगर एरिया है वो उसने बता दिया। अब उसके बाद में उसने पूछा कि शास्त्री नगर में फिर फर्दर कहाँ से, तो उसे मतलब उसने कोई गली नंबर है वो अपना बता दिया, जैसे गली नंबर 3 या गली नंबर 4 इस तरीके से उसने बता दिया। फिर उसके बाद में उसने पूछा कि अच्छा उस गली के अंदर कौन सा मकान नंबर कौन सा है, तो उसने सपोज वहाँ पर 18 नंबर है वो बता दिया। तो इस तरीके से अगर वो पर्टिकुलर एड्रेस से, जैसे भीलवाड़ा के बाद में शास्त्री नगर बाद में गली नंबर, जैसे वहाँ पर जो भी पर्टिकुलर जो जगह है वहाँ पर गली नंबर 3 हो गया, उसका मकान नंबर हो गया, तो उस पर्टिकुलर एड्रेस से वो बच्चा एग्जैक्ट उसके घर पर है वो पहुंच सकता है। तो सेम यही काम कौन करेंगे, क्वांटम नंबर्स करेंगे। क्वांटम नंबर से हम एग्जैक्ट बता सकते हैं, पूरी डिटेल बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, और यहाँ पर हम उस इलेक्ट्रॉन तक पता मतलब इतना डीपली हम सब चीज़ें बता पाएंगे कि भाई कौन से शेल में बैठा हुआ है, कौन से सब शेल में बैठा हुआ है, उसकी कौन से ऑर्बिटल में बैठा हुआ है और उसकी स्पिन भी कैसी है। ये सारी चीज़ें हैं हमें क्वांटम नंबर से है वो पता चल जाएगी, क्योंकि ये यही काम करते हैं। क्वांटम नंबर्स हमें एग्जैक्ट उस जगह पर पहुंचा देंगे कि जहां पर इलेक्ट्रॉन किस अपनी कंडीशन के अंदर है वो बैठा हुआ है। वो सारी चीजें हमें वो पता चलती है क्वांटम नंबर्स के थ्रू। जैसे हम लोगों का एड्रेस होता है वैसे इलेक्ट्रॉन्स का भी एड्रेस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो एड्रेस है वो कौन शो करता है, यहाँ पर क्वांटम नंबर्स है वो शो करते हैं। तो जल्दी से अब शुरू करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मैं क्वांटम नंबर्स आप लोगों को बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा मतलब हम जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस टाइप से आते हैं उस पर ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा। और इसके अलावा एक और वीडियो हम बना लेंगे जिसके अंदर हम N, L, M और S के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर है वो पढ़ेंगे। पर अभी तो सिर्फ जैसे फटाफट से आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे हम कर सकते हैं उसके ऊपर हमें यहाँ पर फोकस करेंगे हम। अब N है वो शो करेगा यहाँ पर शेल्स को। सबसे मेन पॉइंट है कि N यहाँ पर क्या शो कर रहा है, शेल को शो कर रहा है। शेल कौन कौन से हो सकते हैं, K, L, M, N है वो हो सकते हैं यहाँ पर, और इनके लिए N की वैल्यू 1, इसके लिए 2, N के इसके लिए 3 और इसके लिए क्या हो जाएगी 4। इसके अलावा जैसे O, P ये भी आगे है वो फर्दर, तो N 5 हो जाएगा, इसके लिए है वो 6 हो जाएगा। तो कहीं पर भी जैसे अगर वहाँ पर लिखा हुआ है 1, आगे कहीं पर भी अगर आपको नंबर दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो वो नंबर वहां पर उसका शेल है वो क्या करेगा, शो है वो करेगा। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर जो क्वांटम नंबर है इसको बताया था सबसे पहले बोर ने बताया था।
ठीक है, बोर्ड ने इसको बताया था। क्या शो करता है, ये हमेशा शेल है वो बताता है। और साथ ही साथ हम इससे ये चीजें भी बता सकते हैं कि भाई जैसे शेल है, अगर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो उससे हमें उस एटम का साइज भी पता लग सकता है। जैसे उसके अंदर जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो अगर सेकंड शेल में जा रहा है, किसी में थर्ड में जा रहा है, किसी में फोर्थ में जा रहा है, तो जैसे जैसे वहां पर एन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एटम का रेडियस भी क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक छोटा घर है, उसमें एक ही कमरा बना हुआ है, और एक कोई है जिसमें वहां पर 2 रूम्स है वो बने हुए, किसी में 3 बने हुए, तो जैसे जैसे वहां पर रूम्स का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे वहां पर साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे साइज भी क्या होगा, रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बताया किसने था, बोर्ड ने बताया था। और इससे हमें शेल के बारे में, शेल के साइज के बारे में है वो पता, इजीली है वो पता चल सकता है। साथ ही साथ इस n की वैल्यू से आप पता लगा सकते हो कि पॉसिबल ऑर्बिट्स है वो कितने होंगे। जैसे कल जो वीडियो बताया था मैंने उसमें बताया था अबाउट 2n², जिससे हम पर्टिकुलर शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगा सकते हैं। अगर वहां पर 2 हटा दें तो जो n² होगा उससे हम वहां पर जो पॉसिबल उसके अंदर ऑर्बिट्स कितने पॉसिबल होंगे वो हम पता लगा सकते हैं। जैसे k के अंदर जो पॉसिबल ऑर्बिट है वो कितना हो जाएगा, वहां पर 1 ही होगा। फिर इसका अगर स्क्वायर कर दे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो इससे हमें पता चल जाएगा टोटल ऑर्बिटल्स हैं वो कितने होंगे। ऑर्बिटल्स और फर्दर हम आगे डिस्कस है वो करेंगे। अभी मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ। 2n² वाला भी मैंने कल आपको बताया था कि इससे हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। 2, 8, 18, 32 ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम L के ऊपर। L जो है यहाँ पर, और इसका जो N का जो नेम है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब उसके बाद में इसको हम बोलेंगे एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। अब एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर या इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। अब L यहाँ पर क्या शो करेगा, L जैसे यहाँ पर हमें शेल का पता चला, तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, सब शेल का है वो पता चलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने बताया कि भाई भीलवाड़ा तो बड़ी जगह हो गई, तो उसने पहले शेल बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर बैठा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में यहाँ से हमें पता चलेगा कि भाई शेल के अंदर कहाँ पे, कौन से शेल में, सब शेल में बैठा हुआ है। अब सब शेल्स क्या क्या होते हैं, वो होते हैं S, P, D, F, G, H, ये इस तरीके से हो सकते हैं अपने, मतलब जैसे 11 तक तो अपन को बस ये F तक काम है वो चल जाएगा। अब SPDF आप सोच रहे हैं कि भाई ABCDEF मतलब ये क्यों स्किप कर दिया, यहाँ पर क्यों आ गए सीधे SPDF पे क्यों स्टार्ट किया। तो इसका मतलब है यहाँ पर इनको लेने के पीछे रीजन ये था कि जो स्टार्टिंग में जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो बना था उसमें जो फाइन लाइन्स आ रही थी तो उनको कुछ नाम दे रखे थे, जैसे शार्प, डिफ्यूज, फंडामेंटल। तो उन्हीं के बेसिस पे इन ऑर्बिटल्स के नाम हैं वो रखे गए। जैसे इसको रखा शार्प, यहाँ पर इसको रखा प्रिंसिपल, फिर यहाँ पर डिफ्यूज्ड, और F का मतलब होगा फंडामेंटल। तो ये कुछ नाम है वो रखे गए यहाँ पर। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, इनके फर्स्ट लेटर्स हैं वो रख दिए गए। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो मिस्टेक करते हैं, जो आप शेल के लिखोगे KLMNOP जो भी लिखोगे उनको हमेशा कैपिटल लिखना है, और इनको हमेशा आपको क्या लिखना है, स्मॉल लेटर्स के अंदर ही लिखना है। SPDF है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर ही लिखे जाएंगे। अब यहाँ पर ये चीजें, ये क्या बता रहा है हमको, एंगुलर क्वांटम नंबर हमको शब्द शेल के बारे में बता रहा है। तो ये चीजें हमको पता चलेंगी। और यहाँ पर L की जो वैल्यूज होंगी वो क्या क्या होंगी, वो हमारा मेन क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाई अगर S आ गया, P आ गया, D आ गया, तो इनके लिए L की वैल्यूज होंगी क्या। तो वो L की वैल्यूज होती हमेशा n-1 से ही हमको पता है वो चलती हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो S है वो मिनिमम नंबर कहाँ से शुरू होता है, वो होता है 1 से। अब 1 - 1 किया तो आपको L की वैल्यूज कितनी मिली, इसके लिए 0 मिली। अब जो P है वो मिनिमम कहाँ से शुरू हो रहा था, सेकेंड शेल से शुरू हो रहा था। तो 2 - 1 किया तो वहां पर आपको कितना मिला, 1। फिर D है वो थर्ड शेल से शुरू हो रहा था, ठीक है। तो 3 - 1 करके देखो कितना आएगा, 2 आएगा।
अब f है वो फोर्थ शेल से शुरू हो रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पर n-1 किया तो 4-1 करने पर आपको कितना मिला, 3 मिला। इसी तरीके से अगर g है तो इसके लिए 4 मिल जाएगा और इसके लिए वहाँ पर 5 है वो मिल जाएगा। तो ये तो हमारे इतने काम के नहीं, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। आपका फोकस ये यहाँ पर रहना चाहिए कि SPDF के लिए 0 1 2 3 है वो अपने दिमाग में रखो आप। आया कैसे वो भी मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया, n-1। अब ये n मैंने कैसे चूज किया, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो है वो देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जिसमें बहुत क्लियर हो जाएगा s कहाँ से शुरू हो रहा है, p कहाँ से, d कहाँ से और f कहाँ से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर जो आगे आता है वो है m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसमें जैसे ये बोर्ड ने बताया था, तो इसको बताया था सोमरफेल्ड ने, इसको बताया था सोमरफेल्ड ने बताया था इनको सबसे पहले इसके बारे में। सोमरफेल्ड साइंटिस्ट हो गया, उसके बाद में बेसिक चीज़ें हो गई। n-1 इनका नेम कैसे है वो मैंने बता दिया यहाँ पर। अब हम बढ़ रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में सबसे पहले बताया जो साइंटिस्ट थे जीमन ने जो बताया था कि भाई जो स्पेक्ट्रल लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड में फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। यस, ये वही साइंटिस्ट हैं और इन्होंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलेगा, तो हमें पता चलेगा ऑर्बिटल्स के बारे में कि किसी भी वहाँ पर जो कोई इलेक्ट्रॉन है कौन से शेल में बैठा हुआ है, इस शेल के बाद में सब शेल आया, अब सब शेल के अंदर फर्दर डिवीजन जो होंगे वो ऑर्बिटल्स है वो कितने होंगे, उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से है वो पता चलेगा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं, तो वो पता लगा सकते हैं 2l+1 से कि भाई किसी भी पर्टिकुलर सब शेल के वहाँ पर टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे वो हमको यहाँ पर पता चलेगा। टोटल ऑर्बिटल्स कैसे, अभी देख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे S, P, D और F। ठीक है, अब मुझे S के लिए पता लगाना है कि भाई टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि L की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करी 0+1, तो आंसर मेरे को कितना मिला 1। और कल हमने वीडियो में देखा था कि भाई S के अंदर कोई फर्दर डिवीजन नहीं था, एक ही ऑर्बिटल था। अब यहाँ पर P के लिए पुट करो तो 2 × 1+1, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 2+1 3 ऑर्बिटल्स मिल जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज ये रही आपके सामने, कहीं और से नहीं ले रही, L की वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। इन्हीं वैल्यूज से आगे हम बढ़ रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, टोटल ऑर्बिटल्स फाइंड कर रहे हैं। अब D के लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो 2 × यहाँ पर हमने D के लिए वैल्यू है वो पुट करी 2+1, तो 2 × 2 कितना हुआ 4, 4+1 कितना हुआ 5, ये हो गया आंसर। फिर बाद में 2 × 3+1, तो आंसर आ जाएगा 7। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर कि भाई जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है यहाँ पर, उससे हमें पता चला कि टोटल ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ से थोड़ा सा मैं रफ कर रही हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। तो अब यहाँ पर जब हमने टोटल ऑर्बिटल्स है वो पता लगा लिए, अब उसके बाद में और क्या पता लगा सकते हैं, टोटल ऑर्बिटल्स के साथ ही साथ हम अगर हमको m की वैल्यूज है वो फाइंड करनी है, तो m की जो वैल्यूज होती हैं वो -l 0+l तक चलती हैं। कैसे, अभी हम देखते हैं यहाँ पर S, P, D और F। ठीक है, अब जो टोटल ऑर्बिटल्स हैं S के वो कितने हैं 1, P के कितने हैं 3, तो वो मैं बना रही हूँ यहाँ पर, इसके 5 और इसके हैं यहाँ पर 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 ऑर्बिटल्स हो गए यहाँ पर। वैसे तो इनके जो नेम हैं थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, इनके नेम क्या क्या हैं। तो इसके लिए हैं px, py, pz, ये तो फर्दर एक ही ऑर्बिटल है, इसका कोई डिवीजन नहीं है, तो ये हमने एक ही लिख दिया यहाँ पर। जो d है उसके जो नाम होंगे तो dxy, dyz, dxz, dx² - y² और ये होगा dz²।
ठीक है। और ये F है, F का स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है और इनके जो नाम है वो याद रखने की आपको जरूरत नहीं है वैसे। और फिर भी अगर आप मतलब अगर क्यूरियस हो अगर आप जानने के लिए, तो इसका पूरा एक अलग से वीडियो बनाएंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का, तो उसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे वहां पर। अब यहाँ पर जैसे S का एक ही ऑर्बिटल है तो एक ही बनाया, P के 3 ऑर्बिटल हैं तो 3 बना लिए, यहाँ पर 5, अगर यहाँ पर कितने आ गए 7 ऑर्बिटल्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर इनमें कोई अगर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है तो उसके लिए m की वैल्यू है वो क्या होगी, तो यहाँ पर m की वैल्यूज हम निकालते हैं -l, 0 और +l। अब यहाँ पर S के लिए जो L की वैल्यू होती है तो वो होती है 0, ये 1, ये 2 और 3। अब इस L की वैल्यू को अगर हम -0 करें, 0 करें, +0 करें तो वैल्यू कितनी मिलनी है हमें, वहां पर 0 ही मिलनी है। अब वही अगर यहाँ पर 1 है तो 1 को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो पहले आया -1, फिर 0, फिर क्या आएगा वहां पर +1। अब जैसे यहाँ पर 2 है तो हमें कहाँ से शुरू करना है, -2 से है वो शुरू करना है। पर ऐसा नहीं कि -2 और 0 फिर +2 कर दो, जी नहीं। यहाँ पर -2 से अगर हम यहाँ पर चलेंगे, जैसे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस एक्सिस पे हम क्या करते हैं, -2 फिर -1 फिर ऑरिजिन पॉइंट 0 आता है, फिर हम आगे की तरफ प्लस की तरफ है वो बढ़ते हैं। तो -2, -1, 0, +1 और +2। अब इसके अंदर देखा कि टोटल वैल्यूज है वो 5 आ जानी चाहिए आपके पास में। जैसे मैंने कहा कि 5 ऑर्बिटल है तो हर एक ऑर्बिटल को अपनी अपनी वैल्यू है वो मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर जैसे 3 है तो यहाँ पर हम कहाँ से शुरू करेंगे, -3 से शुरू करेंगे। तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 तक आकर हमको रुकना है। तो आपने देखा कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को अपनी वैल्यू है वो मिल रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर m की वैल्यू है वो भी क्या कर ली, यहाँ पर फाइंड है वो कर ली, जिससे वो हमने किससे निकाली, -l, 0 और +l से। इससे तो हमने सिर्फ ये निकाला कि भाई किसी भी पर्टिकुलर सबशेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया कि भाई S के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, तो कैसे होता है वो आज हमने सीखा। कैसे पता चला, L की वैल्यू से पता चला। और L की वैल्यू कैसे पता चली, N से पता चली। तो ये सारे एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। तो आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, बीच में से कहीं से वीडियो उठाकर देख लोगे तो समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखो, उसके बाद में यहाँ पर N से शुरू करोगे तो आगे समझ में आता रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया, शेल के बारे में पता चल गया, सब शेल के बारे में पता चल गया, ऑर्बिटल के बारे में पता चल गया। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं कि कौन से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो बैठा हुआ है। अब मैंने कल भी बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एक जो बॉक्स है, ये जो डब्बे से छोटे छोटे दिख रहे थे आपको जो बनाए थे मैंने, ये ऑर्बिटल्स, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा कैसे होता है, कल मैंने ऐसे बनाकर बताया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन आपको इस तरीके से बनानी है और दूसरे की स्पिन आपको इस तरीके से बनानी है। और ये जो क्वांटम नंबर है वो कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम क्या कहेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर है वो नाम देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर पता क्या चलेगा, हमने ऑर्बिटल तक पहुंच चुके हैं। अब ऑर्बिटल के बारे में बाद में किसकी बारी है, यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर की बारी है। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन पता चल सके, हमें ये भी पता चल सके इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ कैसे है, मतलब यहाँ पर अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व है वो करते रहते हैं। अब एक ही पर्टिकुलर वहां पर ये एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो अगर ये दोनों इस तरीके से हो या इस तरीके से हो, तो ऊपर वाला जो है इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज और इनको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होते या दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होते, क्लॉकवाइज का मतलब प्लस प्लस, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब माइनस माइनस, तो वहां पर अगर सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होगा, अब दोनों एक साथ अगर घूमेंगे तो वहां पर क्या होगा, रिपल्शन है वो ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को अगर वहां पर क्लॉकवाइज घुमाया तो दूसरे को क्या किया, वहां पर एंटी क्लॉकवाइज है वो रोटेट करता है, ताकि उसमें रिपल्शन क्या हो सके, वहां पर कम है वो हो सके। तो एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो उस कंडीशन में दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर आप इस तरीके से बना देते हो तो इस तरीके से
बना दिया, दोनों को क्लॉकवाइज है दोनों को एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कंप्लीटली है वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको एक को अपवर्ड बनाना है तो दूसरे को क्या बनाना है, वहां पर डाउनवर्ड बनाना है। एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब एस की जो वैल्यूज हैं, यहाँ पर जो एस की जो वैल्यूज होंगी वो फिक्स होती हैं, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ वैल्यूज है वो फिक्स रहती हैं। वहां पर जो ऊपर की तरफ है वो प्लस है और दूसरा जो नीचे की तरफ है वो क्या होगा, वहां पर माइनस हाफ हो जाएगा। क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। तो वहां पर हम जैसे अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं, वहां पर दोनों में से अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो आप वहां पर प्लस माइनस हाफ है वो बता सकते हो कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए। अब दोनों में से जैसे एक है तो एक जो अपवर्ड है तो प्लस हाफ हो गया और जो डाउनवर्ड है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो क्या हो गया, माइनस हाफ हो गया। दोनों के लिए एक साथ बताना है तो हम क्या लिख देंगे, प्लस माइनस हाफ लिख देंगे। दोनों को अलग अलग करके बताओगे तो एक के लिए प्लस और एक के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये और इससे हमें मतलब जैसे और हम एग्जैक्ट एक साथ ही अगर बताना चाहें वहां पर, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी टोटल स्पिन है वो अगर बताना चाहें तो वो हम बता सकते हैं n इंटू 1/2 हो गया। अब यहाँ पर अगर जैसे कि कोई नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन के अंदर वहां पर जो टोटल और n का मतलब होगा वहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p3। तो ये दो हैं मतलब पेयर्ड है। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है जो p में इस तरीके से बैठे हुए होंगे, अब इसके लिए अगर आपको स्पिन है वो फाइंड करना है या टोटल स्पिन है वो बताना है तो क्या हो जाएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाफ किया तो आंसर कितना आया, 3/2 आ गया। तो टोटल स्पिन आपको कितना मिल गया, 3/2 है वो मिल गया। और वैसे अगर आप देखो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ तो कितना हुआ, प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ 1 हो गया, उसके अंदर हाफ और ऐड कर दिया तो भी कितना आया, 3/2 आया। तो या तो आप इस तरीके से सीधे ही बता सकते हो या फिर इस तरीके से एक एक को ऐड करके भी बता सकते हो। तो इस तरीके से हमें वहां पर पता चल गया कि भाई स्पिन से हमें ये तक पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो बैठा हुआ है ऑर्बिटल्स के अंदर क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के हमें समझ ही नहीं आएगा कि अभी तक हमने क्या किया है, क्या पढ़ा है, ये कहाँ काम आ रहा है। तो एक दो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं हम, इजी क्वेश्चन ही लेते हैं स्टार्टिंग में। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया 4s, अब इसके लिए आपको फाइंड करना है n, l, m और s। 4s का मतलब दिमाग में तो आपके आ ही गया होगा कि फोर्थ शेल है, उसके अंदर जो s जो वहां पर क्या है सब शेल है, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा, वो मैंने यहाँ पर बना दिया। उसके लिए आपको चारों क्वांटम नंबर्स हैं वो लिखने हैं। तो अगर यहाँ पर आपको n लिखना है तो मैंने जैसे कहा था कि जो 1 2 3 आपको बताया था ना कि भाई जो n = 1 है तो k हो गया, n = 2 है तो l हो गया। तो नंबर देखते ही सबसे पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मेरा n है, ये तो बहुत इजी है। तो नंबर देखा 4 है तो n के नीचे लिख दिया 4, फिर l, उससे आगे बढ़ने पर हमें l पता चलेगा क्योंकि ये तो हमें बताता है शेल और ये क्या बताता है हमको सब शेल। तो यहाँ पर l की वैल्यू s के लिए क्या होती है, वो होती है 0। आप लोगों को बताया था मैंने 0 1 2 3, तो हमें s देखकर l की वैल्यू कितनी लिखनी है, वहां पर 0 लिखनी है। अब हम आगे बढ़े, यहाँ पर m की वैल्यूज मैंने कहा था -l 0 + l। तो 0 को अगर -0 0 + 0 करें तो भी हमको फाइनली तो क्या मिलना है, 0 ही मिलना है। s तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, प्लस माइनस हाफ लिखना है। ये तो हमेशा फिक्स रहेगा। ये दो तो आप लोगों के लिए इतना इजी होना चाहिए कि मतलब देखते ही ये दो चीजें तो कभी गलत नहीं होनी चाहिए। वैसे ये भी नहीं होनी चाहिए बट जनरली बता रही हूँ, हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं तो ये दो चीजें हैं वो कभी गलत नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान है, ये नंबर देखा और ये लिख दिया। फिर एस के लिए तो प्लस माइनस हाफ है वो फिक्स ही है, जब तक आपको कहा नहीं जाए कि एंटी क्लॉकवाइज का लिखना है या वहां पर क्लॉकवाइज का लिखना है, तब तक तो आपको प्लस माइनस हाफ ही चिपकाना है। यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, और इनके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। नंबर से आगे बढ़े, वहां पर जो भी आपको सब शेल नजर आए SPDF, तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, वो नंबर यहाँ पर फिक्स आ जाएगा, मतलब 0 1 2 3 में से कुछ आएगा। फिर यहाँ पर जो है वो इसी को आगे लेकर चलना है। जैसे अगर यहाँ पर अगर हम लेते हैं 5P,
तो 5p के लिए यहाँ पर n, l, m और s लिखना है। तो n यहाँ पर क्या हो गया, नंबर देखा हमने, ये लिख दिया। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब इसी से आगे बढ़ना है हमें, मतलब -l 0 + l, तो -1 0 + 1, जैसे ग्राफ में मैंने बताया ना, ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करते हैं, इस तरीके से आप लोग बनाते हो ना। तो यहाँ पर जैसे इस तरीके से, यहाँ पर अगर जैसे -1 फिर ये +1, अगर यहाँ पर -2 अगर इस तरीके से होता है, -3 तो इस तरीके से चलता है, और इधर से इस तरीके से चलता है। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। तो ये हो गया। अब ये क्या हो गया यहाँ पर, अगेन ±½ तो ये दो चीज़ें तो बहुत आसान है, इनमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 और हमने ले लिया यहाँ पर D, 3D ले लिया। तो अब नंबर देखा हमने, तो n के नीचे आ गया नंबर। D से हमें क्या पता चला, 2 है वो पता चला। फिर इसी से आगे बढ़ना है, इसी को आगे लेकर जाना है। तो -2, -1 0 +1 और +2, क्योंकि 2 देखते ही समझ जाओ यहाँ पर D के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 5 वैल्यूज हैं वो होनी चाहिए यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रखा है, टोटल 5 वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये 5 वैल्यूज हो गई, और s की वैल्यू वही ±½ है, वो हो जाएगी। तो इस टाइप से बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अगर आपको समझ में आ जाए तो आप एग्जैक्ट पोजीशन है, लोकेशन है, वो इलेक्ट्रॉन्स की है, वो बता सकते हो। चुटकियों में क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। n से आपको शेल पता चलेगा, l से सब शेल पता चलेगा, m से ऑर्बिटल पता चलेगा, फिर s से स्पिन है वो पता चल जाएगा। मतलब पूरी इलेक्ट्रॉन की हिस्ट्री है वो आपको पता चल जाएगी। तो ये था हम लोगों का, मतलब फटाफट अगर हम चाहें वहाँ पर उसको सॉल्व करना क्वांटम नंबर्स को, तो ये है। और इससे और डिटेल में अगर हम मतलब जैसे इसको चाहेंगे तो और इसका एक वीडियो और बना दूंगी, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वाला पोर्शन नहीं लेकर कि भाई क्या क्या चीज़ें हमको पता चलती हैं n से, m से या l से या s से। तो वो उसके बारे में हम फर्दर है एक और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी तो ये सिर्फ आपको न्यूमेरिकल पोर्शन के हिसाब से बताया कि फटाफट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से आप इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट है वो मिल सके। थैंक यू।